हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग ऑलरेडी मॉक टेस्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग एसएससी एग्जाम 2025 के लिए जो नए पैटर्न जो देखने को मिले हैं, जो नया वेंडर था एडुकेटी, उसी के बेस्ट पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं मॉक टेस्ट के फॉर्म में। इस मॉक में भी हम लोग 25 क्वेश्चंस करेंगे। जो नया वेंडर है, जो नया पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंग हमने मॉक टेस्ट तैयार किया है और उसी के अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चन हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नया वेंडर आया है एडुकेटी, उसी के पैटर्न के बेस पे, और आपको पता भी है स्टेनोग्राफर का भी आ चुका है आंसर की, जिसमें ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग के सेक्शन में मैथ का क्वेश्चन डाला गया था। तो उसी पैटर्न पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन को जनरेट किया हुआ है। 25 क्वेश्चन मॉक टेस्ट 2। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि इफ ए 10 डिजिट नंबर जो कितना दे रखा है इतना, इज डिजिबल बाई 72, देन हमें बताना है, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी हमें बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। इसकी वैल्यू बतानी है। अब बताओ कोई भी नंबर 72 से डिवाइड कब होगा? जब वो इसके दो फैक्टर ऐसे लो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो 8 और 9, यानी जो नंबर 8 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा, वो नंबर 72 से क्या होगा? डिवाइड होगा ही होगा, राइट। अब बात करते हैं 8 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है। 8 की डिजिबिलिटी रूल होती है लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 8 से डिवाइड होगा, तो वो नंबर भी क्या होगा? 8 से डिवाइड। तो चलो पहले लास्ट 3 डिजिट कौन सा है, देखो ध्यान से। ये रहा लास्ट 3 डिजिट, यानी 7B6। ये क्या होना चाहिए? 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब जो नंबर 8 से डिवाइड होगा वो उसके फैक्टर से डिवाइड होगा, यानी वो नंबर 4 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि 8 का एक फैक्टर क्या है? 4 है। तो 4 से डिवाइड होने का मतलब क्या है? लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, यानी B6 जो होना चाहिए 4 से डिवाइड होना चाहिए। यानी क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, देखो ध्यान से। यानी 36 हो सकता है, बी की वैल्यू 3 हो सकती है, राइट। दूसरा क्या हो सकता है? बी की वैल्यू 5-6 हो सकता है, यानी 4 से डिवाइड होगा। 6 तो ये फिक्स है। यानी तीसरा क्या हो सकता है? 7-6। चौथा क्या हो सकता है भाई? 9-6। यही 4 पॉसिबिलिटी, यानी बी की वैल्यू क्या क्या? 3, 5, 7, 9 पॉसिबल हो सकता है। अब ये 7 है तो 7 लगा दो, यहां पे भी 7, 7, 7। अब 7। अब चेक कर लेते हैं कि 8 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। देखो 8 9 72, 8 दूनी 16, ये 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 9 72, 36 8 से डिवाइड नहीं होगा। 8 9 72, 8 7 56, ये भी 7 से डिवाइड होगा, सॉरी 8 से डिवाइड होगा। 8 9 72, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो 8 से डिवाइड होने वाले दो ही केस बने ना, कौन कौन सा? एक तो ये नंबर हो सकता है या तो ये नंबर, यानी बी की वैल्यू क्या क्या मिल गई? बी की वैल्यू या तो 3 हो सकती है या 7 हो सकता है। यानी बी की दो पॉसिबल वैल्यू मिल गई हमारे पास, या तो क्या हो सकता है? 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। यही दो पॉसिबल मिल गया हमें। अब इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। देखो ये 3 हो सकता है या 7 हो सकता है, काम यहां पे कर लो। अब बात करते हैं, हमने 8 की काम कर लिया, अब हम 9 की चेक कर लेंगे। 9 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट्स। अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर क्या होगा? 9 से डिवाइड होगा। दूसरी बात क्या है यहां पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि जहां पे भी 9 का मल्टीपल आता है उसको हम हटा भी देते हैं। तो अब जैसे देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में आ जाओ, देखो ध्यान से। 9 का मल्टीपल 7, 5, 12, 6, 18, 9 का मल्टीपल है 18, हट गया। 9 हट गया, 9 का मल्टीपल है 7 और 2, 9 9 का मल्टीपल है, हट गया। अब क्या बचा? 6, 4, 10 और ए और बी, यानी 10 प्लस ए प्लस बी, ये किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से। अब एक बार देखो ध्यान से, b की वैल्यू एक बार मैं ले रहा हूं 3, अगर b की वैल्यू एक बार लूंगा 3, तो 10 और 3 कितना हो गया? 13। 13 प्लस a क्या होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं b की वैल्यू 7 लूं, तो 10 और 7 17, यानी 17 प्लस a, ये क्या होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब a की वैल्यू यहां पे क्या हो सकती है? यहां पे a की वैल्यू 1 हो गया, तभी तो 17 प्लस 1 18, 9 से डिवाइड होगा। हाँ जी। दूसरा, क्योंकि ये डिजिट है तो 9 से बड़ा नंबर नहीं ले सकते। अब दूसरा नंबर 10 होगा तब तो होगा, लेकिन 10 नहीं ले सकते क्योंकि 2 डिजिट आ जाएगा। यानी यहां पे a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यहां पे a की वैल्यू कितनी आएगी? 5 ही हो सकता है। 13 और 5 18, 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं पॉसिबल है। यानी हमारे पास दो केस आ गया। दो केस क्या मिला हमारे पास? देखो, जब b की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू उस केस में कितनी है? 5। जब b की वैल्यू 7 है तो उस केस में a की वैल्यू कितनी है? 1। यही आ गया हमारे पास। अब रख लो, चेक कर लो किसमें कौन सा आंसर आ रहा है। देखो ध्यान से, पहला वाला केस में b के जगह पे 3 रखूं, a की जगह पे
5 रखूं तो अंडर रूट क्या होगा, 8 इंटू 5 40 माइनस 4 इंटू 3 यानी 12, 40 माइनस 12 कितना होगा, 40 माइनस 12 होगा अंडर रूट 28। या तो ये आंसर होगा या दूसरे वाले केस में लो, दूसरे वाले केस में a1 है b 7 है, अंडर रूट a1 रखोगे तो 8 इंटू 1 8 माइनस 7 इंटू 4 28, यानी ये क्या हो गया, अंडर रूट में निगेटिव पॉसिबल नहीं है, यानी ये वाला केस गलत हो गया, यानी ये वाला केस गलत हो गया, सिर्फ ये वाला केस वैलिड होगा और उसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, अंडर रूट 28 आपका आंसर आ जाएगा। तो 28 कौन सा आंसर है, देखो ध्यान से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज इतना, यानी हमारे पास दे रखा है कर्ल पियर्सन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन का कितना है, इतना, इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज इतना, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारे पास, वो है 6.8। आगे मीन दे रखा है कितना है, मीन दे रखा है इतना, ओके कोई दिक्कत नहीं है। हमें बताना है मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट, कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट CKPC मैंने डायरेक्टली लिखा, कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला ये जो होता है वो होता है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे देखो यहां पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया हूं अच्छे से, कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, मीन माइनस मोड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, फॉर्मूला में रख लो। देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 0.56 इक्वल टू मीन कितना दे रखा है, मीन दे रखा है इतना 45.2 माइनस मोड निकालना है, मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 6.8, यही रहा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब क्या करें, इसका इससे मल्टीप्लाई करूं तो 0.56 इंटू 6.8 ये रहा, इक्वल टू कितना हुआ 45.2 माइनस मोड। अब मैं इसका मल्टीप्लाई कर लूं, देखो ध्यान से, 56 में मैं 68 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कैसे करूंगा देखो ध्यान से, 8 छके 48 कैरी हो गया 4, 8 5 40, 6 इंटू 6 36, 40 और 36 कितना हो गया 76, 76 4 80 कैरी हो गया 8, 6 5 30 और 8 38 ये रहा, यानी कितना आ गया, और 2 और 1 3 डिजिट के बाद डेसिमल यानी 3.80 आ गया। देखो ध्यान से, इधर लेके आओगे राइट हैंड साइड तो ये मोड होगा इक्वल टू 45.2, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -3.80। अब देखो ध्यान से, ये कुछ नहीं है तो देखो मैं माइनस कर दे रहा हूं, 45.20 में से माइनस करना है 3.80, यानी कितना हो गया 0 8 4 12, ये हो गया 44, 41 3 44, यानी 41.40 के आसपास आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो 41.4 कौन सा आंसर है, देखो तो हमारा ये आंसर हो गया, कौन सा, यहां पे ये हो गया। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, फॉर्मूला मीन माइनस मोड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, बस क्वेश्चन बन जाएगा इजीली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा एसी चला देता हूं, काफी ज्यादा हीट हो चुका है बॉडी, रुक जाइएगा, मैं एसी चला देता हूं ताकि आपकी क्लास अच्छे से ले सकूं। चलिए क्वेश्चन आप अपने देखिए स्क्रीन पे क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, माइक भी डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया गया, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आसानी से कर लोगे, कैसे, कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। देखो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो पहले इसको ऐसे ही रहने दो, 1/4 प्लस ए प्लस बी करोगे तो कितना हो गया 35 35 70, कोई दिक्कत नहीं है, 20 और 8 28, एक 29 हो गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं,
a प्लस बी हो गया, a माइनस बी करोगे, a माइनस बी करोगे तो 20 माइनस 8 यानी 12 हो जाएगा, 35 में से 35 जीरो हो जाएगा। आगे यहां पे देखो ध्यान से, ये कितना है, ये एक्चुअल में है कितना 175 बाई, डेसिमल हटाऊंगा तो 2 2 4 जीरो, 1 2 3 4। अब आते हैं नीचे वाले टर्म पे आते हैं, ऊपर वाले टर्म को तो कर लिए, नीचे वाले टर्म को देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन है 1.05, तो 1.05 हमने कॉमन कर लिया। आगे बढ़ते हैं तो बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा 1.05 दूसरा यहाँ पे क्या बचा 27.65 ऐड करोगे तो 65 5 70 और 27 एक 28 यानी कितना बचेगा, सॉरी 27 एक 28 और एक रुको 1.05 और 27, ये कितना हो जाएगा 28 पॉइंट इतना, ठीक है यहां पे भी 28 पॉइंट होगा ना, ऐड करोगे a प्लस बी तो 28.70 आ गया। अब कोई प्रॉब्लम है यहां तक, नहीं है, हमने इन दोनों में से 1.05 कॉमन कर लिया तो यहां पे बचा 1.05 और यहां पे बचा 27.56, ऐड किए तो ये आ गया हमारे पास। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। अब देखिए ध्यान से, अब जो क्वेश्चन है उसको हम सोल्व कर रहे हैं, 1/4 ऐसे ही रहने दो, ये इससे कैंसिल हो गया, हाँ जी, ऊपर कितना हो गया 12 इंटू 175, अब डेसिमल ये हटेगा, डेसिमल हटाओगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, अपॉन नीचे कितना हो गया 105 इंटू 1 2 3 4, देखो ध्यान से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, राइट 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से काटने जा रहा हूं, देखो 25 से काटने जा रहा हूं, 25 चौके 100, 25 साते 175, कोई दिक्कत नहीं, 15 साते 105, हाँ जी, 4 3 से 3 चौके 12, 3 5 15, यानी कितना हो गया 1/4 प्लस 4 बाई कितना हो गया 20, यहां तक हुआ। अब देखो ध्यान से एलसीएम लोगे तो कितना हो गया 20, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 यानी कितना हो गया 9/20, 9/20 हमारा आंसर आ जाएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। 9/20 कौन सा है देख लो। तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था, आसानी से कर लोगे, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना सबसे ज्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। मैं हमेशा बोलते आया हूं कि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, क्योंकि स्टैटिक्स से नए नए क्वेश्चन पूछे गए नए वेंडर के आने की वजह से। क्या दिया गया, द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 60, ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 12, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। देखो ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सी भी मैंने लिख दिया डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यही होता है, बस शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। इसी को लॉन्ग फॉर्म में मैंने बताया हूं, देखो ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। बस सिंपल क्या करना था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, सी भी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 12, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कितना दे रखा है 60, डिवाइड कर लोगे तो कितना हो जाएगा 1/5, यही हमारा आंसर आ जाएगा 1/5। लेकिन ये फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है, ये वाला फॉर्मूला। चलिए 1/5 कौन सा हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को कैसे डील करोगे वो देखो ध्यान से। हमारे पास ये दे रखा है इफ इतना इज इक्वल टू 2, ये दे रखा है हमारे पास, हमें थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। देन द वैल्यू ऑफ इतना की वैल्यू बतानी है क्या होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में देखो ध्यान से, एक तो हिट एंड ट्रायल थीटा की वैल्यू ऐसा रखो जो कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। अब देखो ध्यान से, थीटा कॉस थीटा की ऐसी वैल्यू लो जिसमें रूट ना हो, क्योंकि यहां पे एग्जैक्ट 2 आ रहा है तो रूट हटाना पड़ेगा। तो कॉस थीटा किस पे, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2, यानी रूट में नहीं रहेगा, यानी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख के देख लें। देखो ध्यान से, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखो तो 6 इंटू कॉस 60 1/2, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, कॉस 60 1/2, क्या ये 2 के बराबर आ रहा है। ध्यान से देखो, 2 दूनी 4, 2 से 3, एलसीएम हो गया 2, ऊपर कितना हो गया 3 + 1 यानी कितना हो गया 4/2 यानी 2। क्या ये सेटिस्फाइड कर दिया ये 2, हाँ जी, राइट हैंड साइड कितना था 2 ही है, यानी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री जो हमने माना है वो सेटिस्फाइड कर गया क्वेश्चन में। अगर सेटिस्फाइड कर गया फिर हम डायरेक्टली लिख लो, cosec 60 कितना होता है, cosec 60 2/√3 प्लस cot 60 कितना होता है 1/√3
tan 60 कितना होता है √3, बस यही होता है। अब कैसे डील करोगे देखो ध्यान से, √3 नीचे रह गया, ओके ऊपर देखो ध्यान से, ऊपर चाहे ऐसे कर लो ना, इन दोनों को एक साथ सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों को एक साथ सोल्व करने से मकसद क्या होगा देखो ध्यान से, मकसद ये होगा √3 के नीचे हो जाएगा 2 + 1 3/√3 हो गया, प्लस ये √3 को ऐसे ही रहने दो। अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, इस 3 को लिख सकता हूं √3 इंटू √3, एक √3 से √3 कैंसिल, यानी क्या बचा √3 + √3, यानी कितना हो गया 2√3, यही हमारा आंसर आ गया 2√3। देखो ध्यान से 2√3 आ गया आंसर 2√3, ये देखो बन गया क्वेश्चन। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नहीं। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर पार्क हुज साइड्स आर इतना इतना इतना, ओके, इज इतना ऑफ द एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क, व्हाट इज द पेरीमीटर इन मीटर ऑफ द सर्कुलर पार्क करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। कैसे डील करोगे? देखो ये साइड देखते ही कुछ पता चल रहा है, हाँ जी कैसे पता चल रहा है, देखो आपको देखो ध्यान से, ये रेशियो ले लो पहले, तो ये कैंसिल हो गया, 2 से काटोगे तो 8, 2 से काटोगे 15, 2 से काटोगे 17, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, तो उसका मल्टीपल भी ट्रिपलेट ही होगा। यानी ये देखते ही पता चल गया हमारे पास कि ये जो है ट्रिपलेट है। अगर ट्रिपलेट है तो किसको फॉलो करेगा? राइट ट्रायंगल को। किसको फॉलो करेगा? राइट ट्रायंगल को फॉलो करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब राइट ट्रायंगल को फॉलो करेगा, यानी एक्चुअल में ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कितनी है? 340, अदर टू साइड कोई भी ले लो 160 और ये 300, यानी इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? 300, हाइट कितना है? हाइट है कितना? 160, ये इक्वल है कितना? ये दे रखा है इक्वल है इतना, यानी कितना हो गया? 22 × 88, 88 और 7 95, 10 105, 105/22 ऑफ द किसके? एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क। सर्किल का एरिया क्या होता है? πr², पाई की वैल्यू 22/7 r², राइट, यही हो गया, हमने लिख दिया। अब देखो ध्यान से, इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। कैसे सोल्व करेंगे देखो ध्यान से, 22 से 22 कैंसिल, 15 7 105, राइट, 15 दूनी 30, राइट, ये 15 दूनी 30 हो गया, 2 से काटोगे 10, यानी कितना हो गया यहाँ पे 1600 = r², तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगा? अंदर 1600 यानी 400। ये हमारे पास मिल गया। सर्कुलर पार्क की रेडियस कितनी हो गई? 300। हमें क्या चाहिए? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 2πr, रुको, 2πr, यानी 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है? 400, राइट। अब देखो ध्यान से सोल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। कैसे? 4 दूनी 8, 8 × 2 16, 16 × 11 × 100/7। अब भाग दे लो, 6 6 1 7, रुको, और 1 176 पे 00 22 7। अब देखो ध्यान से क्या करोगे? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 5 35, 7 1 7, यानी 251 पॉइंट समथिंग, 251 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन आ रहा है। पूरा हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 251.4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा हम सोल्व करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करने वाले हैं, ऑप्शन का सहारा ले लेंगे, इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अलजेब्रा का क्वेश्चन करने से पहले देखो मैं एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। अगर x + 1/x हमारे पास k है और आपसे इसका पावर ट्रिपल करना है, यानी x³ + 1/x³ करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? k³ - 3k। ये आपको पता होना चाहिए, यानी ये फॉर्मूला अप्लाई इजीली हो जाएगा, ये फॉर्मूला पता हो। और याद रखना, ये जहां पे x है तो उसका अपोजिट यहां पे 1/x है, x³ है तो उसका अपोजिट 1/x³, राइट। तो जैसे देखो ध्यान से, यहां पे है a + 1 / a + 1 = 3। हमें जो निकालना है वैल्यू, देखो ध्यान से, हमें जो निकालना है वैल्यू वो इसकी निकालनी है। किसकी निकालनी है? मैं हाईलाइट कर, इसकी। यानी देखो ध्यान से, यहां पे a + 1 है तो इसका अपोजिट 1/a + 1 है, यानी हमें यहां पे भी a + 1 करना पड़ेगा। मैं बोथ साइड, देखो ध्यान से, बोथ साइड मैंने क्या कर दिया? +1 ऐड कर देता हूं, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा? a + 1 हो गया, प्लस ये बचा 1/a + 1, ये रहा हमारे पास। रुको रुको 1 मिनट, इस तरह से मैंने कर दिया, ये रहा। यहां पे
हैंड साइड 1 जोड़े हैं तो राइट हैंड साइड 1 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 3 + 1 कितना हो गया, 4। अब हमारे पास ये मिल गया, हमारे पास ये मिल गया। अब बताओ हमें निकालना क्या है, इसी का पावर ट्रिपल करना है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, ये वाला फॉर्मूला KQ - 3 के K क्या है यहाँ पे 4 है, तो फॉर्मूला क्या होगा KQ - 3 के, तो K कितना है 4, 4 का क्यूब 64 - 3 × 4 यानी 64 - 12 यानी कितना हो जाएगा 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो 52 आपका करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा आंसर, देखो ध्यान से 52 बन गया क्वेश्चन आसानी से। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, मोंटी हॉल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, मोंटी हॉल गेम से रिलेटेड। इन ए वेरिएशन ऑफ द मोंटी हॉल गेम, मैंने मॉक टेस्ट 1 में भी मोंटी हॉल का प्रॉब्लम कराया था। इसमें क्या है, 4 डोर है, एक कार, होस्ट ऑलवेज ओपन 2 गोट्स डोर आफ्टर योर फर्स्ट चॉइस। आपके फर्स्ट चॉइस के बाद आपको जो होस्ट है वो 2 बकरी वाला डोर ओपन करता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द कार इफ यू स्विच, अगर आप स्विच करते हैं तो विन होने की प्रोबेबिलिटी, जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। 4 डोर है, वैसे डायग्राम तो बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं, 4 डोर हैं, राइट 4 डोर हैं, जिसमें से एक तो फिक्स होगा, फिक्स्ड गेम में। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग टू स्विच, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विच क्या होगा। अगर मैं बात करूं तो देखो ध्यान से, डायरेक्टली पहले देखो ध्यान से कैसे करोगे। टोटल 4 थे डोर, उसमें से एक तो फिक्स होगा। ऑप्शन कितने हैं आपके पास, 3। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद गेम में क्या होगा। उसने क्या कहा कि 2 डोर को ओपन कर दे, 2 डोर को ओपन कर देगा, 2 डोर को ओपन करेगा तो स्विच करने की प्रोबेबिलिटी बचा कितना, स्विच करने बचा कितना डोर 1, और स्विच करेंगे तो कितना, इसी को ओपन करेगा फाइनली, तो 1 आउट ऑफ 1 यानी 1 बचा, उसमें से एक ही चूज करना है कार होने की प्रोबेबिलिटी। तो यही हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विचिंग विनिंग के लिए कितना 3/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अच्छे से आपको आना चाहिए, क्वेश्चन आसानी से बना लोगे 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो ध्यान से, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया गया है। क्या कहा गया है उस पर फोकस करते हैं। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, ध्यान से देखो। क्यों अच्छा है, अगर पहली बार आपने नहीं अच्छे से समझे हैं क्वेश्चन को तो कर ही नहीं पाओगे। कैसे, देखो ध्यान से, एक्स एंड वाई टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज, ओके। वाई एंड जेड जो है एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं 24 दिन में, यानी एक्स प्लस वाई किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, वाई प्लस जेड उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 24 दिन में कर सकते हैं। आगे क्या कहा गया है, देखो ध्यान से, एक्स ने काम किया, एक्स वर्क फॉर इन 10 डेज, एक्स ने 10 दिन के लिए काम किया, वाई फॉर 18 डेज, वाई ने 18 दिन के लिए काम किया, और जेड एलोन द कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन अनदर 13 डेज, जेड जो है बचा हुआ काम 13 दिन में करता है। आगे क्वेश्चन में देखो ध्यान से, एक्स एंड जेड टुगेदर कैन कंप्लीट 75% ऑफ द ओरिजिनल वर्क, यानी एक्स और जेड दोनों मिलकर के 75% काम का कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। तो पहले इन दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम कितना हो गया 120, यानी टोटल वर्क हमारे पास आ गया 120। डिवाइड करोगे 120 को 20 से तो 6, डिवाइड करोगे 120 को 24 से तो 5। अब क्या कहा गया था, मान लेता हूं एक्स की इफिशियंसी x है, तो x ने कितने दिन तक काम किया 10 दिन तक, तो कितना हो गया 10x प्लस इफिशियंसी इन 2 डेज, इफिशियंसी इन 2 डेज टाइम क्या होता है टोटल वर्क। आगे y ने 18 दिन के लिए यानी 18 × y। आगे z ने कितने दिन के लिए, बचा हुआ काम 13 दिन में यानी 13z इज इक्वल टू टोटल काम कितना है, टोटल काम हुआ है हमारे पास 120 इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। अब देखो ध्यान से, x की इफिशियंसी कितनी है, देखो ध्यान से, हमारे पास ना तो इंडिविजुअल x की इफिशियंसी है, ना ही y की, ना ही z की, लेकिन हम लिख तो सकते हैं ना ऐसे। देखो कैसे लिखेंगे, इन दोनों के फॉर्मेट में x प्लस वाई की इफिशियंसी 6 है, x y प्लस जेड की इफिशियंसी 5, तो हम इन्हीं दोनों के फॉर्मेट में लिखें। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मैं क्या करने जा रहा हूं 10x प्लस, इसको 18y को लिख सकता हूं 10y प्लस 8y, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब इस 13z को लिख सकता हूं 8z प्लस 5z इज इक्वल टू 120। हाँ जी, इन दोनों में मैंने 10 कॉमन कर लिया तो क्या हो गया x प्लस वाई
प्लस इन दोनों में मैंने 8 कॉमन कर लिया तो क्या हो गया y प्लस जेड प्लस 5z इज इक्वल टू 120। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास मिल गया x प्लस वाई की इफिशियंसी 6, y प्लस जेड की इफिशियंसी 5, तो 10 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 5z इज इक्वल टू 120। देखो 60 प्लस 40 100 हो गया, उधर जाएगा तो 5z इज इक्वल टू 120 माइनस 100 यानी 20, तो z की इफिशियंसी कितनी मिल गई 4। हमारे पास z की इफिशियंसी मिल गई कितनी 4, z की इफिशियंसी मिल गई हमारे पास 4। अब देखो ध्यान से, z की इफिशियंसी हमारे पास मिल गया 4, y प्लस जेड है 5, तो y कितना होगा 1, तभी तो z की इफिशियंसी 4 होगी। देखो ध्यान से, z की इफिशियंसी हमने निकाल दिया 4, तो y का कितना होगा 1, तभी तो दोनों का मिला के 5 है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, यहां पे y की इफिशियंसी कितनी आ चुकी है हमारे पास 1, तो दोनों की मिला के इफिशियंसी है 6, तो x की कितनी होगी 5 होगी, तभी तो होगा x प्लस वाई 6। अब देखो ध्यान से, हमारे पास तीनों की इफिशियंसी मिल गई, हमें टाइम बताना है, टाइम क्या होगा, तो टाइम क्या होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है 120, इस 120 का कितना काम कंप्लीट कराना है 75%, 75% कितना होता है 3/4। किससे कराना है x और z, तो x और z की इफिशियंसी, x की इफिशियंसी 5, z की इफिशियंसी 4, तो 5 प्लस 4 यानी 9, 9 से डिवाइड कर लो, 3 3 जा ये हो गया 4 इंटू 3 12, 12 से काटोगे 10 बार में, यानी 10 डेज लगेंगे किसको काम कंप्लीट करने में, x और z को काम कंप्लीट करने में। वो भी काम कंप्लीट करने का कितना 75% काम को कंप्लीट करने का। देखो ध्यान से, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। ये मैंने जो स्टेप्स बताया ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, नहीं तो आप कर ही नहीं पाते इस तरह के क्वेश्चन को। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स इतना। इन चारों डिजिट की हेल्प से हमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर बनाना है। अगर मैं देखो ध्यान से, सबसे छोटा के लिए क्या होता है, सबसे छोटा लेते हैं, उसके बाद उससे जस्ट बड़ा, उससे जस्ट बड़ा, उससे जस्ट बड़ा। तो अगर मैं सबसे छोटा लूं 0, उसके बाद 3 5 6, क्या ये 4 डिजिट का नंबर बना, नहीं, ये तो एक्चुअल में 356 है, 3 डिजिट का नंबर बन गया, इसीलिए इसको हटाएंगे। अब तो हटाएंगे तो 0 को स्विच कर दो, पहले 3 को लाओ, उसके बाद 0 5 6, यही सबसे छोटा स्मॉलेस्ट बन पाएगा। हाँ जी, बस यही कॉन्सेप्ट था, स्मॉलेस्ट चाहिए तो 3 0, ये तो 3 डिजिट का नंबर बन गया, ये भी 3 डिजिट का नंबर बन गया, ये क्या है 3506 बड़ा हो जाएगा 3056 से, हटा दो। नेक्स्ट देखो ध्यान से, एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी इज 56, यानी आगे, यानी मैं बोलूं कि सम क्या होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का सम, एवरेज इंटू नंबर, यानी 56 इंटू 4, यानी कितना हो गया 6 चौके 24, 20 और 2 22, 224 हो गया। आगे बढ़ते हैं, इफ एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 52, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना होगा, कितना है 52, एवरेज इंटू नंबर कितने 3% है, तो कितना हो गया 150 प्लस 6 156 हो गया। ये देखो चारों का आ गया 224, इसका आ गया 156। आगे बढ़ते हैं, सी एंड डी का एवरेज दे रखा है, सी प्लस डी का एवरेज कितना दे रखा है 48, तो 48 इंटू 2 यानी कितना हो गया, सम एवरेज दे रखा है इतना, तो सम कितना होगा 96, 96 आ गया, ये हमारे पास आ गया इतना। आगे बढ़ते हैं, हमें सी का बताना है, एवरेज वेट क्या होगा सी का। अब देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। कैसे, इसमें से मैं इसको माइनस कर देता हूं, तो देखो ध्यान से, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी इज इक्वल टू कितना आ गया 224 माइनस 156, 224 माइनस 156 यानी कितना हो गया 14 में से 6 जाएगा 8, ये बचा कितना 21, 15 6 21 68 हो गया। डी की वैल्यू 68 आ गई, तो देखो ध्यान से, डी की वैल्यू 68 आ गई, तो सी की वैल्यू कितनी होगी, ये इधर जाएगा तो माइनस 96 माइनस 68 यानी कितना हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा 8, 8 में से 6 गया 2, यानी 28 आ जाएगा आपकी सी की। तो सी का वेट कितना था 28 kg। देखो बन गया क्वेश्चन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी पड़ी होगी। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, याद रखना, इस तरह से हो क्वेश्चन। मान लो एक लाइन है,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन होता है। ये लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट, लाइन है। आगे ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है मान लो एक्स वाई। इस पॉइंट से x1 y1, राइट, इस पॉइंट से मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूं और ये मैं डिस्टेंस पता कर लूं, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा d। तो ये डिस्टेंस जो होता है वो फॉर्मूला होता है ये मोड में क्या होता है, x1 यहां पे रखो ax1 प्लस by1, x1 y1 यहां पे रखोगे, y x की जगह पे x1 y की जगह प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, ये होता है। लेकिन ये तो एक वाला फॉर्मूला मैंने जो डिस्कस कर दिया कि जानना जरूरी है। दूसरा एक और होता है फॉर्मूला कि यही डिस्टेंस ओरिजिन हो जाए। देखो ध्यान से, एक लाइन है ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एक लाइन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है, मान लेता हूं ये जो पॉइंट जो है ये ओरिजिन है, ओरिजिन यानी x और y दोनों 0 0 ओरिजिन है। तो ये डिस्टेंस इस केस में ये ओरिजिन रहे, ओरिजिन का मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 0 0, तो इस केस में ये डिस्टेंस जो होता है ये डायरेक्टली हो जाता है मॉड में c का जो रहेगा मॉडुलस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट दोनों पता होना जरूरी है। रुको, ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। ये ओरिजिन से रिलेटेड है और ये x1 y1 रहे तब का केस है। हमें क्या कहा गया है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द लाइन इतना। देखो ध्यान से, ये जो लाइन दे रखा है वो कितना दे रखा है, इतना। देखो ध्यान से, यानी ये जो लाइन है जो हमारे पास ये लाइन है, इसका ये जो लाइन हमने जनरल टर्म तो ये माना, वो लाइन का इक्वेशन कितना दे रखा है 4x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमें डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट मॉडुलस में 6, यानी मॉड में 6 अपॉन नीचे क्या होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, यानी अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 25 का यानी 5, यानी डिस्टेंस कितना हो गया 6/5। तो मैं दोनों केस आपको बता दिया। अगर ये पॉइंट कोई रहता है x1 y1 तो ये होगा, अगर ओरिजिन होगा तो ये कंडीशन होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस तरह से हम पढ़ते हैं। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में बहुत बड़ा है। जब मैं एनडीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था ना, तो मैंने बहुत अच्छे लेवल में मैंने पढ़ाता था 2 महीना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्किल के लिए टेंजेंट, नॉर्मल, पाराबोला, इलिप्स के इक्वेशन, टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन, तो वो बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है, राइट। लेकिन आपके एग्जाम में मैं देखता हूं कि एक तो सर्किल से क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बहुत जनरल टर्म्स, और दूसरा स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। जो मैं जहां पे जितनी जरूरत होती है मैं ऑलरेडी बता देता हूं। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, आगे क्या है, यहाँ पे सारा कुछ गड़बड़ दे रखा है, टाइपिंग एरर है, ये गड़बड़ है, क्या है वो मैं बता रहे हैं। पहले इरेज हटा देता हूं गड़बड़ को। ये 300 नहीं है बल्कि 30 डिग्री है, रुक जाओ, पहला हटा देता हूं, ये 60 डिग्री है। हिंदी में भी गड़बड़ होगा ना, हाँ हिंदी में भी यहाँ पे 30 है कोण, और ये कितना है 60 है, रुक जाओ, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ब्लैक कलर लेकर के यूज कर लेते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, राइट, 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन क्या कहा गया है, ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन बनाना शुरू कर दोगे। क्या कहा गया है कि ए विंडो इज बिल्डिंग एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी देखो ध्यान से, ये एक बिल्डिंग है लेकिन ग्राउंड से, यहां से 10 मीटर की हाइट पे एक विंडो है। ये मान लो ये क्या है, विंडो है, खिड़की है, 10 मीटर की हाइट पे ग्राउंड से, ये ग्राउंड से यहां तक ये 10 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ डिस्पर्सन एट पॉइंट P ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द विंडो इज 30, यानी मान लेता हूं ये वाला एंगल विंडो से ये वाला एंगल यहां से यहां तक क्या कहा गया कि ये 30 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P इज 60 डिग्री। इस बिल्डिंग के टॉप से ये वाला एंगल, रुको मैं ग्रीन कलर ले लूं, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट, यानी ये पूरा हाइट हमें बताना है बिल्डिंग की, ये वाली हाइट पूरी बतानी है, क्या होगा।
देखो कैसे डील करोगे, देखो बहुत आसान है इस तरह के क्वेश्चन डील करना। पहले छोटे वाले ट्रेंगल को पकड़ो, छोटे वाले ट्रेंगल में देखो ध्यान से, ये वाला एंगल कितना है, सॉरी रुको, ये वाला एंगल कितना है 30, ये हो गया 90, तो ये कितना होगा 60, हाँ जी 30 के सामने कितना होता है 1, 60 के सामने कितना होता है √3, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब बड़े वाले ट्रेंगल को पकड़ रहे हैं, बड़े वाले ट्रेंगल के लिए देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा बड़ा वाला ट्रेंगल की बात करने जा रहा है। इस वाले में एंगल है 60, ये 90 है, तो ये वाला कितना होगा 30, 60 के सामने ये पूरा का पूरा कितना हो गया √3, आगे 30 के सामने 1, अब खुद सोचो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है √3 को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है √3 को, तो √3 रिप्रेजेंट करेगा √3 इंटू √3, यानी कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। यानी ये पूरा का पूरा लेंथ यहां से यहां तक 3 है, यहां से यहां तक 1 है, तो ये वाला यहां से यहां तक कितना हो गया 2 हो गया। हाँ जी, हमें देखो ध्यान से, हमें ये दे रखा है, हमें इसकी लेंथ दे रखी है कितनी 10, 1 यूनिट की वैल्यू 10, 1 यूनिट की वैल्यू 10, हमें पूरी बिल्डिंग की लेंथ ये पूरा का पूरा 2 और 1 3, या यहां से बोल सकते हो ये 3 यूनिट है, 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा 30 मीटर, यानी बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है 30 मीटर। ये हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक अच्छे से पढ़ोगे, बहुत ही आसान टॉपिक है। नेक्स्ट सेंट्रोइड की बात करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से, सेंट्रोइड क्या होता है पहले वो डिस्कस कर देता हूं। एक ट्रेंगल है, कोई एक ट्रेंगल है जिसके 3 वर्टिसेस हैं, ये इस वर्टिसेस को x, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1, इसका x2 y2 और इसका x3 y3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, राइट। तो अगर मेरे को बोला जाए सेंट्रोइड, सेंट्रोइड की बात करें, सेंट्रोइड यानी केंद्रक, उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट x, y क्या होगा, ये क्या होगा, यानी जो सेंट्रोइड है ये सेंट्रोइड C मान लेता हूं, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट कैपिटल X और कैपिटल Y ये क्या होगा। तो x जो होता है, देखो ध्यान से, x जो होता है कैपिटल X का कोऑर्डिनेट पॉइंट वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है, वो होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो ये दोनों चीजें पता होना चाहिए, अगर ये पता है क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। जैसे देखो ध्यान से, जैसे देखो ध्यान से, मैं यहां पे करने जा रहा हूं, x कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, तो x1 x2 x3 बाई 3, यानी कितना हो गया 2 3 5 4 9, 9 बाई 3 यानी कितना हो गया 3। आगे बढ़ते हैं, y कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कितना होगा, y1 5 9 14, 14 और 1 15, 15 बाई 3 यानी कितना हो गया 5, यानी हमारे पास x कोऑर्डिनेट पॉइंट 3, y कोऑर्डिनेट पॉइंट 5, यानी यहां पे क्या हो जाएगा 3,5, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 3,5, ऑप्शन डी। देखो ध्यान से, हमारा ये आंसर आ गया। तो ये रिजल्ट आपको पता होना जरूरी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्या दे रखा है, देखो ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ सी एज ए हाइपोटेनस, द रेडियस आर of the circle which touches the 3 sides of the triangle। देखो ध्यान से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री हाइपोटेनस वाला साइड ये सी है, अदर साइड कोई भी ए और बी ले लो, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 3 साइड दिए गए हैं। इसके अंदर एक सर्किल जो तीनों साइड को टच करते हुए जाए, उसका हमें रेडियस बताना है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, रेडियस क्या होता है a प्लस बी, यानी परपेंडिकुलर और बेस में से हाइपोटेनस को माइनस कर दो बाई 2, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है रेडियस का। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, राइट, ये रिजल्ट याद रख लेना। तो क्या होगा रेडियस a प्लस बी माइनस सी बाई 2, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया इजिली। तो ये रिजल्ट है डायरेक्ट। नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्या कहा गया 101 इन ए, रुको 101 in a decimal, write the binary equivalent। देखो ध्यान से, एक्चुअल में कहा गया कि 101 डेसिमल का मतलब इस तरह से लिखा गया है 101, इसको हमें बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी 101 लिखा हुआ है, ये 101 लिखा हुआ है, 101 नहीं बल्कि 101 लिखा हुआ है, राइट। उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा एडॉप्ट करता है, अगर आप 5 भी लिख रहे हो तो उसको बाइनरी में ही कन्वर्ट करता है, 1010 के फॉर्मेट में करता है।
4 भी लिखोगे, कोई भी नंबर लिखते हो कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर उसको क्या कर देता है, मशीन लैंग्वेज को आसानी से उसको बाइनरी में ही कन्वर्ट करता है, 1010 इसी के फॉर्मेट में। यानी दो ही चीजें होती हैं, या तो 1 या तो 0, राइट। तो अब इसको 101 हमारे पास है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से भाग करोगे, 2 से भाग करोगे तो कितना जाएगा, देखो ध्यान से, 50 बार में चला गया, 50 दूनी 100, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो। फिर 2 से भाग करोगे इसको, जो बच गया 25 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं बचा तो 0। फिर इस 25 को 2 से भाग करते जाओगे, 2 से भाग करोगे तो 12 दूनी 24, राइट, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर 2 से भाग करोगे 6 बार में, तो रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर 2 से भाग करोगे तो 3 बार में, रिमाइंडर कितना बचा 0, तो 0 यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर 2 से भाग करोगे एक बार में, 2 एक 2, एक बार में ही जाएगा, हमें अब क्वोशेंट लिख रहे हैं, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो अब जो फाइनल जो बच गया यहाँ पे, अब ये तो भाग नहीं जाएगा 2 से, तो यहां से स्टार्ट करते हैं और ऐसे लिख देते हैं लाइन से। देखो पहले स्टार्ट करेंगे बैकएंड से, ऐसे उठाते हैं और ऐसे लिख देते हैं, तो बाइनरी फॉर्म में हो जाता है। देखो ध्यान से, 1 1 1 1 1 1 लिखा, उसके बाद 0 0 0 0, फिर 1 0 1 1 0 1, यही हमारा क्या हो गया, बाइनरी फॉर्म। और बाइनरी फॉर्म में यही आपका आंसर हो जाएगा। 101 को हमने इस तरह से लिख दिया। कहाँ पे है, 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये कंप्यूटर में देखो ध्यान से क्या क्या होता है, डेसिमल, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल, और एक होता है हेक्साडेसिमल। ये एक्चुअल में मैं बात करूं तो ये कंप्यूटर की चीजें हैं, लेकिन आपके एग्जाम में पूछ रहा है बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो आप कर सकते हो, थोड़ा सा आपको इसकी नॉलेज होना चाहिए। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ये इस पे आपको पढ़ लेना चाहिए कंप्यूटर में। जैसे मैं बीटेक किया हूं, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से मैंने बीटेक किया हूं, राइट। तो वहां पे मेरे को फर्स्ट ईयर में पढ़ना था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, सीपीई, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वहां पे मैंने ये बेसिक सी चीजें पूछी जाती थी, 10 मार्क्स का आता था कन्वर्जन, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ये चारों में से किसी को दे करके कोई कन्वर्जन पूछा जा सकता था। या जिन्होंने 12th क्लास में कंप्यूटर लिए होंगे एज ए सब्जेक्ट, सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज, तो उनके लिए भी ये पढ़ना जरूरी था। या बेसिक नॉलेज तो इतनी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल ट्रेंड में, जो नया वेंडर आया हुआ है वो पूछ रहा है बाइनरी मतलब नंबर सिस्टम के कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन से, ये मैथमेटिक्स में पूछा जा रहा है, राइट। नेक्स्ट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, एंगल पी ए बी 35, एंगल ए आर एस बताना है। देखो कैसे डील करोगे, आपको ये चीज पता है, क्या पता है, ये वाला चीज पता होना चाहिए कि कोई एक कोड है, इससे सरकमफ्रेंस पे जितना एंगल बनाएंगे, एंगल ऑन सेम साइड, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये एक कोड है तो ए बी, एंगल ऑन सेम साइड इज इक्वल होता है, ये पता है, बस क्वेश्चन बना लोगे। देखो कैसे, ये डायग्राम दिया गया है आपके एग्जाम में, पी ए बी, देखो ध्यान से, पी ए बी, ये वाला एंगल दे रखा है 35 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं, देखो ध्यान से, ये एक कोड है, हाँ जी एक कोड है, मैं इस लाइन को ऐसे मिला दूं, देखो ध्यान से, इस लाइन को ऐसे मिला दूं, ध्यान समझना, तो देखो ध्यान से, इससे ये वाला एंगल, एंगल ऑन सेम साइड, इस कोड से इस कोड को फिक्स कर दिया, इसी कोड से ये वाला एंगल, एंगल ऑन सेम साइड, अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा, इस वाले प्रॉपर्टी से आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, एक चीज और पता होना चाहिए, क्या कि कभी भी, देखो ध्यान से, ये रहा, अगर सेंटर पर का एंगल और उसके सरकमफ्रेंस पर का एंगल में रिलेशन, अगर ये है सेंटर पर का, ये जो कोड है सेंटर पे है, तो सरकमफ्रेंस पर का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। जैसे देखो ध्यान से, यहां पे समझना, ये सर्किल का सेंटर था, कोई दिक्कत नहीं, सर्किल का सेंटर, ये वाली लाइन ये हो गई, तो बताओ ये वाली लाइन, ये पूरा का पूरा, देखो मैं जो बताने जा रहा हूं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला पूरा का पूरा ये 90 होगा, 90 होगा, ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा 55 होगा, क्योंकि पूरा होता है 90, ये वाला अभी केस मैंने बताया पूरा होता है 90, ये 35 है तो ये 55 हो गया। और एक लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं, इसका सम, ये अगर ये x है और ये y है, तो x प्लस वाई कितना होता है 180 डिग्री। अब देखो ध्यान से, तीसरा चीज,
इस लाइन, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस लाइन पे जितने भी एंगल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होना चाहिए 180, बिकॉज अब हमें क्या चाहिए ए आर एस, यही वाला एंगल चाहिए, यही वाला, इन दोनों का सम होना चाहिए 180। ये 55 है तो ये कितना होना चाहिए 125 होगा, तभी तो 180 होगा दोनों का सम, तो 125 डिग्री आ गया जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो 3 हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, 2 सर्किल का और एक तो बेसिक लीनियर पेयर का क्वेश्चन था, राइट, यानी प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, हमारे पास क्या दिया गया है कि भाई 5,000 रुपया है, देखो ध्यान से, 5,000 रुपए की लेंट, 5,000 रुपए को लेंट वाज लेंट पार्टली एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड पार्टली एंड 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, यानी 5,000 रुपए को 2 पार्ट में बांटा गया, एक जगह दिया गया 5% इंटरेस्ट पे, दूसरे जगह दिया गया कुछ पार्ट उसमें से 5% के इंटरेस्ट पे और कुछ पार्ट उसको दिया गया 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे। टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 5 ईयर इज 1750, यानी 5 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट कितना बना 1750। आगे फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज लेंट एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, यानी जो 10% सिंपल इंटरेस्ट पे जो पैसा दिया गया था, उधार दिया गया था, वो कितनी वैल्यू, यानी वो पैसा कितना इन्वेस्टमेंट था, ये बताना है। जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए, एक जगह दूसरे जगह एक ही चीज को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो एक जगह दूसरे जगह ओवरऑल, यानी एक जगह इंटरेस्ट दूसरी जगह इंटरेस्ट, ओवरऑल इंटरेस्ट, एलिगेशन मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं बताता रहा हूं कि एलिगेशन मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। एलिगेशन मेथड कभी भी गलत नहीं होता है और हमेशा सॉलिड आंसर आता है एलिगेशन मेथड से। जैसे देखो ध्यान से, एक साल में 5%, तो 5 साल में कितना होगा 25%, किसका 25%, मान लेता हूं सारा का सारा पैसा उसने 25% पे लगाया, तो 5,000 का 25%, परसेंटेज से जो 2 जीरो कैंसिल, 25 इंटू 5 125, यानी 1250। यानी देखो ध्यान से, एक साल में इंटरेस्ट 5%, तो 5 साल में 5 इंटू 5 25%, किसका 5,000 का 25% 1250। आगे बढ़ते हैं, एक साल में 10% इंटरेस्ट है, तो 5 साल में 50%, किसका 50%, इसका 50% किसका होता है, इसका आधा, यानी 2500। ये कितना वाला केस है, ये जो केस है ये 5% वाला केस है, और ये कितना परसेंट वाला केस है, ये है 10% वाला केस। मान लेता हूं सारा का सारा पैसा उसने 5% पे लगाया, तो 5 साल में 25%, 5,000 का 25%, तो ब्याज इतना मिलता। मान लेता हूं सारा का सारा उसने पैसा 10% पे लगाया, तो 5 साल में 50%, इस पैसे का 50% कितना होगा 2,500 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, आप 50% यानी आधा, और टोटल दोनों का मिलाकर के इंटरेस्ट है कितना 1750। लगा दूं एलिगेशन, एलिगेशन में करते क्या है, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, तो 2500 माइनस 1700, 17 8 25 होता है, यानी 750 हो गया। इसमें से इसको अब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, उल्टा माइनस करते हैं, तो कितना हो जाएगा 500। रेशियो लोगे, कैंसिल कैंसिल, 25 से काटो, 25 तिया 75, 25 दूनी 50, यानी रेशियो आ गया हमारे पास 3:2। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या कहा गया है, 10% पे उसने कैसा कितना पैसा लगाया, देखो ध्यान से, दोनों मिला के 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू, टोटल पैसा कितना लगाया था 5,000, 5 यूनिट की वैल्यू 5,000, 10% वाला कौन सा ये, उस पे उसने कितना लगाया है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई, 5 से 1,000, 1,000 इंटू 2 यानी 2,000 आ जाएगा आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2,000 आपका आंसर ऑप्शन सी आ गया। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना जबरदस्त है, देखो ध्यान से, इतना बड़ा क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो क्वेश्चन बन जाएगा। देखो ध्यान से, इसको स्टार मार्क कर लो, बड़ा सा क्वेश्चन है, बट ब्रेक करके क्वेश्चन जितना बड़ा होगा ब्रेक करके पढ़ोगे आसानी से बन जाएगा। देखो ध्यान से, 6 मंजिला इमारत है जिसमें प्रत्येक मंजिल पर 20 कमरे हैं। 6 मंजिला इमारत है, मैं इस तरह से बना देता हूं, 6 मंजिला है तो 1 2 3 4 5, 6 मंजिला हो गया ये बिल्डिंग। प्रत्येक फ्लोर, प्रत्येक, देखो ध्यान से, प्रत्येक मंजिल पर 20 कमरा है, यानी 20 कमरा इस मंजिल पे, 20 कमरा इस मंजिल पे, 20 20 20 और 20, ये रहा 20 मंजिल। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया है, इमारत में कुछ जहरीली पदार्थ छुपा हुआ है, इस इमारत में जहरीली पदार्थ छुपा हुआ है, वहां अधिकारियों के समूह एक साथ तलाशी अभियान शुरू करते हैं, यानी वहां पे अधिकारियों का जो समूह है, ग्रुप है, वो एक साथ तलाशी करना शुरू करता है, अभियान शुरू करते हैं। पहला समूह पहली और दूसरी मंजिल की
मंजिल की खोज करता है, यानी पहला जो ग्रुप होगा वो पहले और दूसरे मंजिल पे क्या करेगा, सर्च करेगा पहला और दूसरा मंजिल पे आगे, एंड दूसरा समूह तीसरी और चौथी पे, दूसरा समूह जो है वो तीसरी और चौथी पे, ये दूसरा समूह तीसरी और चौथी पे आगे पे मंजिल को संभालता है, और तीसरा समूह पांचवी और छठवीं मंजिल को, पांचवा और छठवां मंजिल ये रहा, इसको तीसरा समूह संभालता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप यानी समूह, थर्ड ग्रुप। ये पहला ग्रुप पहले और दूसरे मंजिल को संभालता है, दूसरा ग्रुप दूसरे और तीसरे मंजिल को संभालता है, और तीसरा ग्रुप तीसरे और पांचवें और छठवें मंजिल को संभालता है। यही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, राइट। यानी एक ग्रुप दो मंजिल को संभाल रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो हो गया। अब क्वेश्चन में आते हैं यहां पे, यदि किसी निकटतम मंजिल पर पहुंचने में 1 मिनट और प्रत्येक कमरे की तलाशी लेने में 1 मिनट का समय लगता है, तो पूरी तलाशी अभियान को पूरा करने में कितना समय लगा, यानी पूरा सर्च करना है ये 6 के 6 मंजिल, तो कितना टाइम लगेगा। अब खुद सोचो, देखो ध्यान से, एक ग्रुप 2 मंजिल को कवरअप कर रहा है, तो कितना कितना कमरा, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, एक ग्रुप कितने कमरे की तलाशी ले रहा है, 20 और 20 40 कमरे की। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। यानी क्या कहा गया है कि यदि किसी निकटतम मंजिल पर पहुंचने में 1 मिनट और प्रत्येक कमरा की तलाशी लेने में 1 मिनट लगता है, तो देखो ध्यान से, तो पूरी तलाशी अभियान को पूरा करने में कितना समय लगेगा भाई, देखो बताओ। प्रत्येक ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप एक मंजिल में कितना, क्योंकि तलाशी तीनों शुरू किए, तो भाई तीनों एक ही समय शुरू करते हैं तलाशी, तो एक ग्रुप कितना मंजिल को, कितना कमरा को कवर कर रहा है, 20 और 20 40, क्योंकि एक ग्रुप 2 मंजिल को कवर कर रहा है, तो 40 रूम को कवर किया जाएगा, क्योंकि तीनों ग्रुप एक साथ सर्च करने जा रहे हैं। 40 रूम को ये, 40 रूम को ये, 40 रूम को ये, यानी 1 मिनट में, देखो ध्यान से, 40 रूम कवरअप हो रहा है। रुको, 40 रूम को कवरअप करने में कितना मिनट लगेगा, एक रूम को कवरअप, एक रूम की तलाशी लेने में 1 मिनट, तो 40 रूम को कवरअप करने में 40 मिनट लगेगा, तो यानी 40 मिनट तो यहां पे लगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रत्येक अपने निकटतम मंजिल से पहुंचने के लिए यहां पे 1 मिनट का टाइम लगता है, तो टोटल कितने फ्लोर हैं, 6 मिनट, 6 मंजिला बिल्डिंग है, तो 6 मिनट और लगेगा, क्योंकि एक निकटतम मंजिल पर पहुंचने के लिए 1 मिनट लगता है भाई, अपने से निकटतम मंजिल पर पहुंचने में 1 मिनट, तो कितने मंजिल है, 6 मंजिल, तो 6 मिनट लगेगा, 6 मिनट लगेगा, तो टोटल टाइम कितना लग गया, टोटल टाइम 40 + 6 यानी कितना, 46 मिनट, यानी पूरी तलाशी 46 मिनट में ले ली जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये, राइट, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। बन गया क्वेश्चन, क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं। नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्या दिया गया है, राम कुमार बॉट 2 LED टीवी फॉर इतना रुपए, राम कुमार ने इतने रुपए में 2 टीवी खरीदा, बाई सेलिंग आउट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड अदर एट ए लॉस ऑफ 15%, ही फाउंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द टीवी सेट्स आर सेम, दोनों जगह सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, दोनों को बेचने पे ओवरऑल गेन और लॉस बताना है। देखो ध्यान से भाई, सीपी और एसपी लिखो, सीपी और एसपी। अब बताओ 20% कितना होता है, 1/5, प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी 5 से किसको कितने में बेचोगे, 6 में। 15% कितना होता है, 3/20, 20 से 3 कम, यानी 20 से 3 कम, क्योंकि लॉस हो रहा था 17 में। अब दोनों के केस में क्या है भाई, सेलिंग प्राइस बोथ द टीवी आर सेट्स आर सेम, सेलिंग प्राइस सेम, यहां पे सेलिंग प्राइस 6 है, यहां पे 17 है, सेम बनाने के लिए 17 से यहां मल्टीप्लाई, सेम बनाने के लिए 6 से यहां मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो ध्यान से, 17 5 85, 17 6 102, राइट, 20 6 120, 17 6 102। ये पुराना डाटा का रोल हो गया खत्म। सीपी और एसपी हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस को सेम कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था, तो 102 102। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस 5 12 8 20, 205। टोटल सेलिंग प्राइस ऐड करोगे तो 204। अब बताओ कितने का प्रॉफिट, कितने का लॉस हुआ, लॉस हुआ ना, तो पहला प्रॉफिट तो होगा नहीं, गेन वर्ड तो हटा दो, गेन वर्ड हट गया, या तो 200 रुपए का लॉस होगा या 400 रुपए का लॉस होगा। देखो कितने का लॉस हुआ, यहाँ पे 1 का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ। अब देखो ध्यान से, 1 का लॉस हुआ, हमें 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है। टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों का मिला के है कितना, टोटल कॉस्ट प्राइस है 205 यूनिट,
205 यूनिट की वैल्यू, टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों का मिला के है कितना यहाँ पे 41,410 पे 2 जीरो। हमें 1 यूनिट की वैल्यू यही बतानी है, यही तो लॉस हुआ है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई, ये इसका डबल ही तो है, यानी कितना हो गया 200 रुपए का लॉस आ गया। आसानी से बना दिए हम लोगों ने। तो ये मेथड सबसे जबरदस्त मेथड मैंने बताया, इसको बोलते हैं रेशियो मेथड। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे, हमेशा क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या दे रखा है भाई, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो प्रिज्म है उसका बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। वैसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हम प्रिज्म नहीं बनाने वाले हैं, जस्ट समझाने वाले कि उसका जो बेस है, आधार है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इफ द लेटरल सरफेस एरिया इज इतना, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्रिज्म का क्या होता है, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट। बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस है तो तीनों साइड मान लेता हूं ए, तो बेस क्या हो गया, देखो लेटरल सरफेस एरिया कितना है 540 इक्वल टू बेस का पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है तीनों बाउंड्री का सम, यानी 3a इनटू हाइट h। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। पहला इक्वेशन हमारा रहा ये, आगे बढ़ते हैं, पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा में क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम इज इतना, वॉल्यूम यानी प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, प्रिज्म का वॉल्यूम बेस का एरिया इनटू हाइट, बेस का एरिया इनटू हाइट। तो बेस का एरिया, बेस का एरिया, वॉल्यूम कितना है 288√3। बेस क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इंटू हाइट। ये रहा हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन सेकेंड, हमें साइड ऑफ द बेस यानी हमें ए की वैल्यू बतानी है, क्या होगा देखो ध्यान से, क्वेश्चन डील कैसे करोगे, देखो ध्यान से, √3 से √3 कैंसिल। अब मैं क्या करूं, देखो इन दोनों को, इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकेंड, दोनों को डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड करोगे तो क्या होगा 540/288 इक्वल टू, यहां पे डिवाइड करोगे तो h से h डिवाइड हो जाएगा, ऊपर कितना हो गया 3a अपॉन 1/4, ऊपर जाके 4 हो जाएगा अपॉन a स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, एक a से a कैंसिल, आगे देखो ध्यान से, 4 से काटूं, 4 से काटूंगा, 4 इकाई 4, 4 तियां 12, 4 5 20, राइट। 9 से नतली 27, 9 दूनी 18, 9 से 15 नामा 135, राइट। 3 से काटोगे ये हो गया 5, यानी 5a इक्वल टू कितना हो गया 32। तो a की वैल्यू 32/5, 5 के 30, 5 के 20, यानी 6.4 आपका आंसर आ जाएगा। साइड 6.4 किसमें है देखो। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए प्रिज्म के बारे में, कि प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया होता है बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट, और वॉल्यूम होता है बेस का एरिया इनटू हाइट। ये आपको बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए प्रिज्म के बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ ए स्टूडेंट्स 65% मार्क्स बट वाज 20 मार्क्स बिलो द क्वालिफाइंग। यानी भाई कोई भी एग्जाम में स्टूडेंट्स ने 65% मार्क्स तो लाया, लेकिन 20 मार्क्स से वो क्या हो गया, फेल हो गया। आगे एक अनदर स्टूडेंट है जिसने 80 मार्क्स लाया, 80% मार्क्स लाया, लेकिन 5% मोर मार्क्स ला दिया क्वालिफाइंग से, यानी जो पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स था उससे उसने 5% मोर मार्क्स ला दिया। द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होगा। जब भी इस तरह से रहे क्वेश्चन में तो हमेशा क्वालिफाइंग दोनों साइड का, या जिसको हम बोलते हैं पास, दोनों साइड का बराबर कर दो। देखो ध्यान से, एक स्टूडेंट्स ने 65% मार्क्स लाया, 20 मार्क्स से फेल हुआ, अगर मैं इसका 20 मार्क्स ऐड कर दूं तो ये पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा स्टूडेंट्स ने 80% मार्क्स लाया, हाँ जी, उसने क्या किया 5% मार्क्स ज्यादा लाया, अगर इसमें से 5% इसका कम कर दूं तो ये भी पास, दोनों पासिंग साइड बराबर हो गया। अब आगे बढ़ो, देखो ध्यान से, 80 - 5 यानी 75, ये इधर से 65 जाएगा यानी 10%। 10% की वैल्यू यहां पे क्या बचा 20 मार्क्स के बराबर, 10% की वैल्यू 20 मार्क्स के बराबर। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स 100%, 100% की वैल्यू 10 गुना यहां पे, तो 10 गुना यहां पे कर लो, यानी कितना हो जाएगा 200 मार्क्स आ जाएगा आपका आंसर। यानी जो एग्जामिनेशन था वो कितने मार्क्स का था, 200 मार्क्स का था। बन गया क्वेश्चन आसानी से। तो हमेशा याद रखना क्वालिफाइंग मार्क्स या क्वालिफाइंग परसेंटेज
को हम इक्वेट कर देते हैं। कैसे इक्वेट किया समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, यहाँ पे स्ट्रीम होगा STREAM, स्ट्रीम इज इतना, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज इतना, देन टाइम टेकन टू मैन टू स्विम इतना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना करना है इतना, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है दोनों का ऐड होगा, मैन प्लस स्ट्रीम यानी 5 + 3 यानी कितना हो गया 26/8, 2 से काटोगे 4, 2 से काटोगे 13 यानी कितना हो गया 13/4 आवर। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है ऐड होता है, 4 से 4 × 12, 4 × 12 रिमाइंडर बचा 1, इतना, इतना आ जाएगा आपका घंटा। कौन सा आंसर देखो बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है कि भाई सुनीला के पास एक रोटी बनाने के लिए इतना केजी आटा था, कितना केजी आटा था भाई इतना। आगे, यदि विधि के अनुसार एक पाव रोटी बनाने के लिए उसको इतना चाहिए केजी की जरूरत है, तो वो कितना रोटी बना सकती है, निकटतम बनाना, कितना नंबर ऑफ रोटी कितना बना सकती है, राइट। चाहे ऐसे कर लो, देखो ध्यान से, कितना केजी आटा, 9 × 36 37/4 केजी आटा है टोटल। उसको एक रोटी बनाने के लिए कितना केजी आटा की जरूरत है, 8 और 1 9/8। उसने कितना केजी रोटी, कितना रोटी बनाना है मान लेता हूं n, बराबर कर दिए, बस सोल्व कर लो। 4 से काटोगे 2 बार में यानी 37 × 2 74 बाई कितना हो गया 9 = n, नंबर ऑफ रोटी निकल जाएगा कितनी बनेगी 9 × 8 = 72, 9 × 8 = 72 यानी 8.2 समथिंग, यानी मिनिमम निकटतम रोटी कितनी बनाई जाएगी 8, राइट 8 पॉइंट समथिंग यानी 8 रोटी निकटतम बनाई जाएगी। नेक्स्ट 25 में देखो ध्यान से क्या कहा गया है, एक इनलेट पाइप है जो 4 घंटे में टंकी को भर सकता है, एक आउटलेट पाइप है यानी जो खाली कर सकता है 6 घंटे में। बाई मिस्टेक दोनों पाइप क्या रह गया, खुला रह गया, ओपन रहा। आगे, द नंबर ऑफ आवर विच टैंक विल बी हाफ फुल, कब टंकी आधा फुल होगी। देखो ध्यान से, इनलेट पाइप है मान लेता हूं ए, ये 4 घंटे में भर सकता है। आउटलेट पाइप को मैंने बी मान लिया 6 घंटे में खाली कर सकता है, इसीलिए निगेटिव। दोनों का एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 12, यानी टंकी की कैपेसिटी 12। डिवाइड करोगे 4 से 3, डिवाइड करोगे 12 से, 12 को 6 से तो 2, लेकिन ये निगेटिव। दोनों की मिला के एफिशिएंसी क्यों होगी, दोनों ओपन है, 3 - 2 यानी 1, यानी 1 यूनिट क्या हो रहा है, दोनों को एक साथ खोला जा रहा है तो 1 यूनिट भर रहा है। हमें टाइम बताना है, टाइम क्या करना है भाई, टंकी की कैपेसिटी कितनी है, टंकी की कैपेसिटी है कितनी 12, उसका कितना भरना है, आधा ही भरना है, हाफ फिल करना है, यानी हाफ से डिवाइड। इफिशियंसी से डिवाइड कर दो, दोनों की मिला के इफिशियंसी 1 से डिवाइड कर दो, यानी कितना लगा 6 आवर लगेगा टंकी को फुल होने, आधा फुल होने में, टंकी को आधा भरने में। बन गया क्वेश्चन। तो 6 आवर कौन सा हुआ, देखो ध्यान से, 6 आवर ये रहा। इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से मॉक 2 कंप्लीट किए। नेक्स्ट में हम लोग मॉक 3 कंप्लीट करेंगे। मिनिमम आपको 10 मॉक्स में आपको कंप्लीट कराऊंगा। जो नया वेंडर आया है एडिक्विटी, उसी के बेस्ट पैटर्न पे, ताकि आपको नए पैटर्न से अवगत हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो क्वेश्चन बनना स्वाभाविक सा चीज है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।